हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आपका स्वागत है RRY लर्निंग में। दोस्तों, हम लोग ने ग्रेविटेशनल वेव्स गुरुत्वीय तरंगों की बात की थी। तो इसके बारे में विज्ञान टीवी इंडिया करके यूट्यूब पे एक चैनल है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया हिंदी में इसको समझाने की कोशिश की है। तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कंटेंट उनके द्वारा बनाया गया है, मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ, बट ये काफ़ी अच्छा है, आप ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें विज्ञान टीवी इंडिया को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें विज्ञान से संबंधित वीडियो सबसे पहले। अनंत फैले इस ब्रह्मांड में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम आसानी से देख या ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे ग्रह, तारे, गैलेक्सीज इत्यादि। पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हमने न तो कभी देखा है और न ही कभी डायरेक्टली ऑब्जर्व किया है, पर फिर भी हम मानते हैं कि वो निश्चित तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। इनके बारे में हम केवल इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे मैथमेटिकल इक्वेशंस उनका प्रेडिक्शन करते हैं। ऐसी ही एक मिस्ट्री थी ग्रेविटेशनल वेव्स की भी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशंस के आधार पर साल 1916 में ग्रेविटेशनल वेव्स के होने का प्रेडिक्शन किया था, पर साल 2015 से पहले तक ग्रेविटेशनल वेव्स मात्र थ्योरी और इक्वेशंस में ही एग्जिस्ट करते थे। 14 सितंबर 2015 को लीगो ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया, जो पृथ्वी से अरबों लाइट ईयर्स दूर मौजूद दो ब्लैक होल्स के आपस में मर्ज होने के कारण पैदा हुए थे। इस खोज ने न सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन की 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी थ्योरी को सही साबित किया, बल्कि हमें इस ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक नया टूल भी दे दिया। ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्शन कितना महत्वपूर्ण था, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3 फिजिसिस्ट जो इस खोज में शामिल थे, उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, तथा ये भी कि लीगो ऑब्जर्वेटरी किस तरह से काम करता है और हम ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। साल था 1915 का, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। इसमें उन्होंने 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट के जरिए बताया कि ग्रेविटी असल में क्या है और ये कैसे काम करता है। उनका मानना था कि हर तरह का मास स्पेस टाइम फैब्रिक को डिस्टॉर्ट करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो वो स्पेस टाइम को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, और अगर उसका मास कम होगा तो वो स्पेस टाइम को कम डिस्टॉर्ट करेगा। इससे होगा ये कि कम मास वाले ऑब्जेक्ट बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट की ओर खींचने लगेंगे। इसी खिंचाव को हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। अगर आप अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं तो चलिए इसे एक चादर और उस पर रखे बॉल्स के उदाहरण से समझते हैं। इससे पहले कि मैं इसे समझाना शुरू करूं, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि चादर और बॉल का उदाहरण पूरी तरह से स्पेस टाइम के बिहेवियर को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि स्पेस टाइम 4 डायमेंशनल होता है और चादर 2 डायमेंशनल। पर स्पेस टाइम के बिहेवियर को आसानी से समझने के लिए ये उदाहरण बेस्ट माना जाता है। मान लीजिए आपके पास एक चादर है। क्या होगा जब आप एक बड़ा बॉल उस पर रख दें? वो बॉल चादर को थोड़ा अंदर की ओर धंसा देगा। अब अगर 2 छोटे आकार के बॉल भी उस चादर पर रख दें तो आप देखेंगे कि उन दोनों बॉल्स ने भी चादर को थोड़ा अंदर की ओर धंसा दिया है। पर चूंकि बड़े बॉल ने चादर को अंदर की ओर ज़्यादा धंसाया है, दोनों छोटे बॉल उस बड़े बॉल द्वारा क्रिएट किए गए गड्ढे के कारण उसकी ओर खींचने लगेंगे। इसे ही हम ग्रेविटी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल स्पेस टाइम को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करते हैं छोटे मास वाले ऑब्जेक्ट्स की तुलना में, जैसे कि ग्रह या उपग्रह। ऐसे में कोई बड़े मास वाला ऑब्जेक्ट अगर अपने जगह से मूव करने लगे तो स्पेस टाइम में रिपल बनने लगते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि एक तालाब या नदी में जब स्टीमर चलता है तो पानी में रिपल्स बन जाते हैं। स्पेस टाइम में बनने वाले इन्हीं रिपल्स को ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। ये तो हुआ ग्रेविटेशनल वेव्स का इंट्रोडक्शन। आइए जानते हैं कि असल में ये कैसे पैदा होते हैं।
जब दो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल नज़दीक होते हैं तो सबसे पहले वो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं और उसके बाद आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। जब वो एक दूसरे का चक्कर लगाना शुरू करते हैं, स्पेस टाइम में रिपल्स बनने शुरू हो जाते हैं, पर जब वो आपस में मर्ज होकर दो से एक बनते हैं, उस समय काफ़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। उदाहरण के तौर पर जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराकर एक बनते हैं, उस समय मात्र कुछ सेकंड में ही इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है जितनी पूरे ब्रह्मांड के तारों की एनर्जी को मिलाकर भी एनर्जी जनरेट नहीं की जा सकती। इस समय स्पेस टाइम में जो रिपल्स बनते हैं वो सबसे ताकतवर होते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स उस समय उत्पन्न होते हैं जब दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स या तो अपने जगह से मूव करते हैं या फिर आपस में टकराते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स लाइट की रफ्तार से ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कैसे किया गया। 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर यह प्रेडिक्ट किया कि दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स जब नज़दीक होंगे तो वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, जिससे उनके बीच की दूरी कम होती जाएगी और ग्रेविटेशनल वेव उत्पन्न होगा। पर साल 1974 में पहले तक ये मात्र एक थ्योरी ही बना रहा, क्योंकि इसे टेस्ट करने का कोई जरिया हमारे पास नहीं था। पर साल 1974 में दो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बाइनरी पल्सर की खोज की, जिसमें दो एक्सट्रीमली डेंस और हैवी स्टार्स एक दूसरे का चक्कर लगा रहे थे। ये एक परफेक्ट सिस्टम था आइंस्टाइन के ग्रेविटेशनल वेव की थ्योरी को टेस्ट करने का। अगर गुजरते समय के साथ उनके बीच की दूरी कम होती जाती तो ये साबित हो जाता कि आइंस्टाइन सही थे। उस बाइनरी सिस्टम को 40 सालों तक लगातार ऑब्जर्व करने के बाद ये पाया गया कि दोनों स्टार्स सचमुच में एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहे थे, यानी कि आइंस्टाइन सही थे। इसका मतलब ये भी था कि वो स्टार्स ग्रेविटेशनल वेव्स भी जनरेट कर रहे थे, पर साल 2015 से पहले तक उन ग्रेविटेशनल वेव्स को हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। दिन था 14 सितंबर 2015 का, जब लीगो ने पहली बार स्पेस टाइम में आए डिस्टॉर्शन को डिटेक्ट किया। यह डिस्टॉर्शन पृथ्वी से 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद दो ब्लैक होल्स के आपस में टकराने के कारण हुआ था। यह पहला मौका था जब ग्रेविटेशनल वेव को सीधे तौर पर डिटेक्ट किया गया था। इसके बाद से अब तक ग्रेविटेशनल वेव्स को 2 बार और डिटेक्ट किया जा चुका है और आगे भी इन्हें डिटेक्ट किया जाता रहेगा। चूंकि ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम में बने रिपल्स ही होते हैं, अगर पृथ्वी के नज़दीक इनके जनरेशन का कोई सोर्स होता तो इनके प्रभाव से पृथ्वी पर से जीवन का नामोनिशान मिट गया होता, पर खुशकिस्मती से ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल वेव्स हमसे इतनी ज़्यादा दूर से आते हैं कि पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते उनका इफेक्ट इतना कम हो जाता है कि वो पृथ्वी को केवल एक एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस से 1000 गुना छोटे लेवल पर इफेक्ट कर पाते हैं। यही कारण है कि हम ग्रेविटेशनल वेव्स के इफेक्ट को महसूस नहीं कर पाते। अब अगला सवाल आता है कि जब ग्रेविटेशनल वेव्स हमें इतने छोटे लेवल पर इफेक्ट करते हैं तो लीगो के जरिए हमने इन्हें डिटेक्ट कैसे किया। चलिए जानते हैं कि लीगो क्या है और ये कैसे काम करता है। लीगो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। अगर टेक्निकल टर्म में कहूँ तो ये एक इंटरफेरोमीटर है। ये कुछ इस तरह से काम करता है। सेंट्रल बिल्डिंग से एक लेज़र बीम फायर किया जाता है जो बेस में स्प्लिट होकर दो लंबे परपेंडिकुलर ट्यूब्स में चला जाता है। इन दोनों परपेंडिकुलर ट्यूब्स की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है और इनके एंड में एक मिरर लगा होता है। जब लेज़र बीम उन मिरर से टकराकर वापस बेस पे मिलते हैं तो लाइट वेव्स कुछ इस तरह से अलाइन हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस कारण पीछे मौजूद फोटो डिटेक्टर पर कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता, यानी कि नॉर्मली लीगो में मौजूद फोटो डिटेक्टर्स कुछ भी डिटेक्ट नहीं करते। पर जब ग्रेविटेशनल वेव पृथ्वी पर आता है तो वो स्पेस को डिस्टॉर्ट करता है, जिसके कारण दोनों परपेंडिकुलर ट्यूब्स की लंबाई में कुछ समय के लिए लगातार अंतर आता रहता है। कभी पहला ट्यूब थोड़ा लंबा हो जाता है और दूसरा छोटा, तो कभी दूसरा ट्यूब थोड़ा लंबा हो जाता है और पहला थोड़ा छोटा। ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक ग्रेविटेशनल वेव्स पृथ्वी से पास होकर इससे आगे नहीं निकल जाते। लीगो के इंस्ट्रूमेंट्स इतने पावरफुल हैं कि दोनों परपेंडिकुलर ट्यूब्स में अगर एक प्रोटॉन के 1000वें भाग जितना भी अंतर आए तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं। दोनों परपेंडिकुलर ट्यूब्स की लंबाई में बदलाव आ जाने की वजह से होता यह है कि लाइट वेव्स के अलाइनमेंट अब पहले जैसे नहीं रहते, यानी कि अब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते, जिसके कारण फोटो डिटेक्टर्स के पास अब कुछ लाइट पहुंच जाती है और वो डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। इन लाइट्स की इंटेंसिटी परपेंडिकुलर ट्यूब्स की लंबाई में आए अंतर के ऊपर डिपेंड करती है। इस इंटेंसिटी को मेज़र करने का मतलब होता है ग्रेविटेशनल वेव को मेज़र करना। इस तरह हम ग्रेविटेशनल वेव को मेज़र कर लेते हैं।
LIGO जिन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है वो ऐसे इवेंट से पैदा होंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई हो, जैसे कि दो ब्लैक होल्स के बीच का टक्कर, स्टार्स के एक्सप्लोजन और यहाँ तक कि खुद ब्रह्मांड का जन्म। यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स का अध्ययन कर हम ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी नई बातें जान सकते हैं। अभी तक हम इस ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए केवल विजिबल लाइट, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स इत्यादि का उपयोग करते आए हैं, पर पिछले कुछ समय से हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि न्यूट्रिनोज का भी इस्तेमाल इस ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए करने लगे हैं। ऐसे में ग्रेविटेशनल वेव्स एक बेहद ही अनोखी डिस्कवरी साबित हो सकती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होते बल्कि एक पूरी तरह अलग फेनोमेनन है जो हमें न सिर्फ ग्रेविटी को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं बल्कि हमें ब्लैक होल्स तथा इस ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे अन्य पिंडों के व्यवहार के बारे में भी बता सकते हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।